हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। टोटल मिलाकर 600 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें से एससी के लिए 87 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 57 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 158 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है एंड अनरिजर्व 240 पोस्ट है। देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जो जॉब रहेगी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है एंड यहाँ पे सिलेबस क्या देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब पीओ के पोस्ट में आप ज्वाइन करते हो तो आपकी इनिशियल सैलरी क्या रहेगी, ज्वाइनिंग के साथ ही आपको कितनी सैलरी दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, कितना काम आपको करना होता है, किस तरह का काम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पोस्टिंग कहाँ आपको मिलती है, ट्रांसफर्स के क्या स्कोप रहते हैं, कहाँ ट्रांसफर आपको मिलता है, होम पोस्टिंग के कितने चांसेस रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ प्रमोशंस में कितना टाइम लग जाता है, यानी कि सारी डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, मतलब सरकारी बैंक ही आप इसे समझ सकते हो, सरकारी बैंक ही है। तो ज्वाइन करने के बाद आपकी जो जॉब रहेगी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। ठीक है। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। अब ये जो पोस्ट होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो इनिशियली 2 इयर्स का आपका प्रोबेशन चलता है, इसलिए जो पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर की रहती है। ठीक है। अब वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 600 वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि इस बार वैकेंसीज बहुत कम निकली हुई है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो लगातार 2000 वैकेंसीज आ रही थी। इसी बार ऐसा देखा गया कि 600 वैकेंसीज आई है, तो वैकेंसीज काफी कम इन्होंने रिलीज किया हुआ है। अप्लाई डेट 27 दिसंबर से रहने वाली है, यानी कि आज से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा वेट मत करना, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो फेज 1 जो आपका होगा ये प्रीलिम्स रहेगा, 8 मार्च एंड 15 मार्च को होगा। फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको फेज 2 देना होगा, जो कि आपका मेंस एग्जाम रहता है। मेंस अप्रैल या मई 2025 को होगा एंड फेज 2 के बाद आपको फेज 3 देना होगा। फेज 3 में आपका साइको टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है एंड ग्रुप एक्सरसाइज होता है। तो फेज 3 में क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मई एंड जून 2025 को होगा एंड उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो रिलीज किया जाएगा, जिसमें आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस पे एंड इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है एंड फाइनल रिजल्ट मई या फिर जून 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी और एज 1 अप्रैल 2024 से चेक की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को आपकी जो डेट रहेगी, एज रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशंस वगैरह होंगे। ठीक है। एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में, ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है, इवन आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेडिकल किया हुआ है, सीए किया हुआ है, सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स ऑनलाइन होता है, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है एंड इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। साथ ही साथ यहाँ कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, मतलब सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ यहाँ पे आपको क्लियर नहीं करना है। ठीक है। केवल ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर करना होगा। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांट से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाता है। होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा और जो टोटल वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस के लिए कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 6000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, क्योंकि 600 वैकेंसीज है। ठीक है। तो मेंस में आपको ये पूरा मेंस जो होगा ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर आपको देना होता है, दोनों ही टेस्ट आपको ऑनलाइन देना होता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 आवर्स का होता है, जिसमें से आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा, 50 मिनट्स आपको टाइम मिल जाता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा एंड 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, इससे 60 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिल जाता है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत मार्क करोगे। तो अगर आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन अच्छा है, बैंकिंग नॉलेज वाला सेक्शन अच्छा है, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इस सेक्शन को तैयारी बहुत अच्छे से करना।
इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेगा एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। तो टोटल यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो उसमें 170 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स ओवरऑल रहेगा एंड 3 आवर्स का टाइम मिल जाता है। और सेम डे में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग ये सब होती है। तो 50 मार्क्स का टेस्ट रहता है, इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। तो ये जो पूरा मेंस रहेगा ये 250 मार्क्स का होगा। एक चीज और है कि मेंस में जो टेस्ट होता है सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है लेकिन मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको फेज 3 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज 3 में 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट साइको टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइको टेस्ट में, मतलब उसमें आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जाता है एंड साइको टेस्ट के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। साइको टेस्ट देने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होता है एंड ग्रुप एक्सरसाइज होता है। ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि ग्रुप डिस्कशन आप समझ सकते हो। तो जो ग्रुप एक्सरसाइज होता है ये 20 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल जो फेज 3 होगा ये 50 मार्क्स का होगा एंड आउट ऑफ 50 मार्क्स भी एक कट ऑफ रहता है जो आपको क्लियर करना होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेंस के मार्क्स प्लस आपका जो फेज 3 है उसमें आप जो मार्क्स को करते हो उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सिलेबस की अगर बात करें तो पूरे सिलेबस की डिटेल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सेक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन इन्होंने किया हुआ है कि ज्वाइन करने के बाद आपकी जो बेसिक रहेगी, बेसिक पे रहेगी 48,480 रहने वाली है। इसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, देन मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है, लीज की फैसिलिटी रहती है। अगर आपका कहीं बड़े शहर में भी अगर आपको पोस्टिंग मिल रही है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा लीज जो रहेगा वो कंपनी आपको दे देती है, ठीक है। उसके बाद पेंशन की फैसिलिटी मिल जाती है, प्रोविडेंट फंड रहता है, तो बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मंथली अलाउंसेज रहते हैं, ईयरली अलाउंसेज रहते हैं, इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेज भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसबीआई पीओ की पोस्ट में। तो आपकी जो ज्वाइन करने के जस्ट बाद जो एनुअल सीटीसी आपकी बनेगी मुंबई सिटी में वो होगी 18.67 लाख रुपीज। समझ सकते हो बहुत ही अच्छी यहाँ पैकेज आपको मिल जाती है। उसके बाद बॉन्ड का एक होता है, श्योरिटी बॉन्ड यहाँ रहता है। जैसे अगर आप एसबीआई में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 इयर्स सर्व करना होगा। 3 इयर्स के पहले अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपीज का बॉन्ड देना होगा एंड यहाँ पे 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड भी रहता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन फीस थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं, 750 रुपीज एप्लीकेशन फी इन्होंने रखा हुआ है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जब आपकी यहाँ पोस्टिंग मतलब ज्वाइनिंग जब हो जाती है या फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एसबीआई पीओ में, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है सर्कल बेस्ड होता है। आपको पोस्टिंग जो मिलती है सर्कल बेस्ड मिलती है, तो किसी भी सर्कल में आपको मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि इवन अगर आप नॉर्थ के हो तो आपको साउथ में मिल जाए, या फिर आप साउथ के हो तो आपको नॉर्थ में मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, कहीं भी आपको मिल सकता है पोस्टिंग, ठीक है। इसके लिए आपको रेडी रहना हो क्योंकि ऑल इंडिया जॉब है, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, तो होम पोस्टिंग के चांसेस मतलब वो डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ब्रांचेस आपके एरिया में है, तो चांसेस रहते हैं कि आपको मिल जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर मे भी आपको कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिल ही जाएगी। कुछ लोगों को होम पोस्टिंग मिल जाती है, खास करके गर्ल्स को नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि उनकी जहाँ पे होम है उसके अराउंड ही उनको पोस्टिंग मिले, ठीक है। ट्रांसफर्स की अगर बात करें तो हर 2 साल 3 साल में बैंक में ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना होगा। लेकिन जब भी आपकी ट्रांसफर होती है तो आपको सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। जैसे आप सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो तो जितना भी पैसा वगैरह खर्च होता है वो पूरा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर अगर हो भी रहा है क्योंकि आप ऑल इंडिया समझ के ही आ रहे हो कि भाई ऑल इंडिया जॉब है, तो आपका वैसा रहेगा ही। जॉब प्रोफाइल काम क्या रहता है, तो यहाँ पे देखिए बैंक का काम है। बैंक में आपको सबसे पहले तो आपको पब्लिक के साथ डील करना होता है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है। खास करके एसबीआई में किसी से भी आप पूछोगे तो उनका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूर रहता है, तो आपको पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है। उसके बाद अकाउंट ओपन करना है, चेक्स क्लियर करना है, या फिर लोन्स डिसबर्स करना है, लोन पास करना है उसके लिए, या फिर लोन आपको रिकवर करना है, तो उन सब के लिए भी आपका मतलब आपको इन्वॉल्व होना रहता है। बाकी आप एज समझ लो कि आप टीम लीडर आप वर्क करते हो, आप जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी तो जितने भी क्लर्क्स रहते हैं वो आपके अंडर रहेंगे, जो कैशियर वगैरह होते हैं वो आपके अंडर रहते हैं। तो और यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी इन्होंने इंश्योरेंस ऐड कर दिया, तो इंश्योरेंस की क्रॉस सेलिंग भी आपको करनी होती है। तो वर्कलोड काफी रहता है, मतलब स्टेट बैंक में आपको सैलरी अगर अच्छी मिल रही है तो वर्क भी आपसे उसके
बराबर का कराया जाता है, ठीक है। सैलरी अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काम भी उतना ही करना पड़ेगा। ट्रांसफर के बारे में आपने आपको बता दिया, 2-3 साल में ट्रांसफर होते थे। प्रमोशंस का क्या रहता है, तो देखिए यहाँ पे जब आपकी इनिशियल जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपके मतलब आप एक एग्जाम वगैरह आपको देना होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप डिप्टी मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। तो ऐसे करके आपके प्रमोशंस होते हैं। नॉर्मली 3 to 4 ईयर्स में प्रमोशंस होते हैं। अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए तो फिर JIB, CIB ऐसे एग्जाम्स होते हैं। उन सब एग्जाम्स को क्लियर करके आप जल्दी-जल्दी प्रमोशंस ले सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें कि ये जॉब कैसी है, तो ये जॉब बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। मतलब किसी भी बैंक में आप देखोगे तो जितनी SBI जितनी फैसिलिटीज़ एंड जितनी सैलरी देता है, उतना कोई बैंक आपको नहीं देता है। मतलब अगर RBI को छोड़ दो, क्योंकि RBI का तो अलग ही हो जाता है, पब्लिक डीलिंग उसमें नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक डीलिंग वाली जो भी जॉब है उसमें अगर सबसे ज़्यादा सैलरी अगर कोई बैंक देती है तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यही कारण है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर कहीं वो ऑलरेडी किसी बैंक में वर्क भी कर रहे हैं तो वो SBI PO की तैयारी जरूर करते हैं कि अगर SBI में हो जाएगी तो कम से कम देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे वर्कलोड आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये होता है कि आप फाइनेंशियली आप फ्री हो जाओगे। मतलब अगर फैमिली को कुछ भी होता है तो आपको मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो आपको किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी जॉब में अगर आप जाओगे तो काम करना पड़ेगा। गर्ल्स के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहने वाली है, तो आपको यहाँ अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी सारी डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।